छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले का दामोदर सिंह हत्याकांड आपके दिमाग के पूरे तार हिला देगा। ये हत्याकांड एक ऐसा हत्याकांड है जिसके बारे में सुन करके आप चौंक जाएंगे और ये भी जानेंगे कि किस तरीके से परिवार में विवाद पैदा करके बाप बेटे में दरार डाल करके कोई तीसरा पक्ष किस तरीके से फायदा उठाता है। यह हत्याकांड उस बात की ओर भी इशारा करता है कि कैसे सगे भाई मिलकर के अपने बड़े भाई के खिलाफ जाल बुनते हैं उसकी संपत्ति को लूटने के लिए। यह हत्याकांड इस बात की ओर भी इशारा करता है कि आदमी कितना शातिर हो सकता है जो महीनों पहले से इस पूरे हत्याकांड की जो है ताना बाना बुन रहा होता है। उस दिन तो मैंने केवल आवाज सुना था, उसने पहला लाइन बोला, उसके बच्चे और पत्नी ने मार डाला। मेरे पति के साथ कुछ अनहोनी घटने की आशंका है। मेरे पास लगभग 30 तोला सोना था। इस पूरे हत्याकांड में बाप बेटे के बीच दरार डालना, सुपारी किलिंग, भाइयों के बीच भाई की संपत्ति खींचने की एक जो साजिश है वो पूरी की पूरी जो है आपको हैरान करेगी और इसके अलावा एक सीख भी देगी कि किसी तीसरे पक्ष को जब आप बीच में लाते हैं तो आपस में यानी खून के रिश्तों में भी एक बड़ी दरार पैदा हो जाती है। और ये पूरा मामला बहुत ही विचित्र तरह का है, इसलिए आप पूरा जरूर सुनिए। हमारा दावा है कि इस तरह का मामला आपने जीवन में शायद ही कभी सुना हो। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। आपने तमाम तरह के हत्याकांड सुने होंगे, लेकिन हमारा दावा है कि छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के लालपुर थाना क्षेत्र में हुआ एक पूर्व लेखापाल यानी शिक्षा विभाग में जो लेखापाल थे दामोदर सिंह राजपूत, उनका हत्याकांड आपको हैरान कर देगा। हैरान इस लिहाज से कर देगा क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको चौंकाती भी हैं और एक सबक भी देती हैं। हम पूरी कहानी बताते हैं कि पूरा मामला क्या हुआ। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक जो हैं भोजराम पटेल, उन्होंने पूरी जानकारी दी है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी की बातचीत से पहले हम आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं क्योंकि ये बहुत ही पेचीदा टाइप का मामला है और इसको समझने में हो सकता है कि अगर आप इसको आधा अधूरा देखते हैं तो शायद ना समझ पाएँ। तो बताते हैं कि पूरा मसला क्या हुआ। 22 मार्च को मुंगेली जिले के लालपुर थाने में एक शख्स बलवीर सिंह आता है और वो ये बताता है, अपने कुछ और साथियों को भी लेकर के आता है, उसमें परिवार के सदस्य भी हैं, और लालपुर थाने में बताता है कि एक दिन पहले यानी कि 21 मार्च से उसका भाई दामोदर सिंह राजपूत लापता है। वो ये भी बताता है कि उसकी एक बाइक जो है रास्ते में कहीं पड़ी हुई है, गाँव से काफ़ी दूर दूसरी जगह पर। पुलिस छानबीन करती है और छानबीन करते करते इस बात का प्रयास करती है कि दामोदर जब घर से निकला और जहां उसकी बाइक मिली है वहां उसके साथ कौन था, सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं। इसके अलावा एक त्रिनयन ऐप है जिसके ज़रिए बहुत सारी लोकेशन और वो सब पकड़ने का काम पुलिस कर रही है, उसकी भी मदद ली जाती है। पता चलता है कि एक इओन कार है जो कि स्लेटी कलर की है, वो दामोदर सिंह के पीछे पीछे जा रही है। पुलिस उस कार को ट्रेस करती है, उसका गाड़ी नंबर पता लगाती है और गाड़ी नंबर पता लगाने के बाद पता चलता है कि ये किसी दूसरे गांव के एक साहू जी हैं, उनकी कार है। पुलिस उनको दबोचती है। तब पता चलता है कि एक संजय यादव नाम का शख्स है जो कि झापक गांव का रहने वाला है, उसने ये कार किराए पर ली थी। इसके बाद संजय यादव का नंबर आता है। संजय यादव को पुलिस दबोच लेती है और पूछती है भाई कि मसला क्या है। तब जो राज खुलते हैं वो हैरान करने वाले हैं और इतने हैरान करने वाले हैं जिसमें ये भी पता चलता है कि कैसे एक पिता और पुत्र के बीच में एक दरार पैदा की गई। स्थिति ये बनी कि पिता ने अपने पुत्र के खिलाफ केस भी दर्ज करा दिया था। अब क्या खुलासा करता है संजय, वो सुनिए आप। संजय बताता है कि ये जो पूरा घटनाक्रम है इसमें दामोदर जो सिंह है उनकी हत्या कर दी गई है और हत्या करने के बाद उनकी बॉडी को एक दूसरी जगह जो कि पंडरिया क्षेत्र पड़ता है वहाँ जा कर के दफना भी दिया गया है।
पुलिस जब पूछताछ करती है और खुदाई करती है तो पता चलता है कि ये जो संजय यादव ने जो हत्या की है दामोदर सिंह की, उसकी सुपारी तो खुद दामोदर सिंह के छोटे भाई, उसके साले और दामोदर सिंह के कुछ चचेरे भाइयों ने मिलकर की है। मतलब सुपारी दी थी और सुपारी की रकम तय हुई थी 10 लाख रुपए और 50 डिसमिल ज़मीन। अब देखिए कि एक छोटे भाई अपने बड़े भाई की सुपारी देता है। अब तब आप और चौंक जाएंगे जब संजय ये बताता है कि पिछले साल दिसंबर के महीने में दामोदर सिंह को उसने गाड़ी से टक्कर मारी थी। टक्कर मारने का उद्देश्य उसको नुकसान पहुंचाना था। टक्कर मारने का पैसा भी दामोदर के भाइयों ने, यानी छोटे भाई ने इस संजय सिंह को दिया था। इसी संजय सिंह को जिसने हत्या की है, यानी हत्या की सुपारी ली है। और इसने दिसंबर में टक्कर मारने के बाद इसके दामोदर के छोटे भाइयों के कहने पर दामोदर के लड़के संजय के खिलाफ ये बयान दिया कि ये काम करने के लिए दामोदर के बेटे ने ही पैसे दिए थे। यानी अब देखिए कि इस हत्याकांड का ताना बाना या साजिश का ताना बाना कब से बुना जा रहा था। दिसंबर में, ये 17 दिसंबर की बात है, 17 दिसंबर 2025 की। उस समय जो है एक एक्सीडेंट कराया गया और संजय यादव ने एक्सीडेंट किया और अपने बयान में दामोदर के बेटे संजय सिंह पर आरोप लगवा दिया कि भाई ये करने के लिए, एक्सीडेंट करने के लिए पैसा दामोदर के बेटे नहीं दिया था। इसके बाद जो है दामोदर सिंह जो है अपने ही बेटे के खिलाफ एक केस दर्ज करा देता है और केस दर्ज कराने के बाद दोनों बाप बेटों में बातचीत बंद हो जाती है। बाप बेटों में बातचीत बंद हो गई, लेकिन भाइयों से बातचीत जारी है। यानी कि दामोदर के भाई बलबीर और रणजीत और उसके अलावा और भी परिवार के लोग जो हैं उनसे बातचीत जारी है। अब सिलसिला ये चलता है कि दामोदर के पास जो संपत्ति है, खेत हैं और जो रिटायरमेंट से जो पैसा मिला है वो करीब बताया जा रहा है, ऐसा चर्चा में है कि करीब 4 करोड़ के आसपास पैसा था। वो सब पैसे को धीरे धीरे उसके भाई और भतीजे, भांजे सब जो है अपने अपने खातों में ट्रांसफ़र कराते हैं, लेते हैं। आपको बता दें कि दामोदर 5 भाई हैं और उसका एक लड़का है संजय सिंह, उसको किनारे कर दिया। अब ये सारी संपत्ति जो है भाइयों के पास जा रही है। इसके बाद एक और खुलासा होता है। पुलिस को तब पता चलता है कि उसके 22 तारीख को बड़ा भाई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। 22 मार्च को, 21 मार्च को गया था, 22 मार्च को भाई रिपोर्ट दर्ज कराता है। 23 मार्च को भी एक शिकायत दर्ज कराई जाती है, जो कि एसपी ऑफिस में दर्ज कराई जाती है, शिकायत दी जाती है। और ये शिकायत देते हैं दामोदर की पत्नी और बेटियां, और ये बताती हैं कि उनके पैसे और ज़मीन को जो है उसके ही मतलब देवरों ने और जेठ लोगों ने हजम कर लिया है और उनके जो पति हैं वो गायब हैं। उसके लिए ये सब लोग जिम्मेदार हैं। उसमें संजय सिंह यादव का भी नाम लिया जाता है। पुलिस अभी इसी उधेड़ बुन में लगी हुई थी। तब जब संजय यादव की गिरफ्तारी होती है तब बहुत कुछ खुलासे होते हैं। संजय यादव की निशानदेही पर दामोदर सिंह की जो है डेड बॉडी एक दूसरे गांव से, जो कि पडरिया क्षेत्र में पड़ता है, वहां से मतलब ये लोग बॉडी को गाड़ भी देते हैं, रेत में दफन कर देते हैं, वहां से निकाली जाती है। ये 29 तारीख का मामला है, 29 मार्च को निकाली जाती है। अब तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है। तो कुल मिलाकर के फिर अब एक और बड़ा रोचक मामला है कि 22 तारीख को बलबीर शिकायत दर्ज कराता है अपने भाई के गुमशुदगी की, और 23 तारीख को उसके अगले दिन, जिस दिन दामोदर की पत्नी ये शिकायत दर्ज कराती है कि संपत्ति हड़प रहे हैं, उसी दिन दामोदर का भाई बलबीर जो है ये कागज़ पेश करता है थाने में कि दामोदर ने अपनी सारी संपत्ति उन लोगों को बेच दी है और पैसा भी ले लिया है। मतलब कुल मिलाकर के साजिश पहले से रची जा रही थी। अब जो है ये जो मामला हुआ है और संजय यादव की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जब साफ़ हुई तब ये निकल करके आया कि किस तरीके से भाइयों ने अपने भाई की संपत्ति लेने के लिए उसके बेटे को दूर किया, उसकी हत्या कर दी, उसकी संपत्ति ले ली और सब के सब फंस गए हैं। इसमें बड़ा एक सीरियस मामला ये भी है कि जिस संजय सिंह ने जिस कार का इस्तेमाल किया, जो साहू जी की कार थी, उसको किराए पे लिया, और जब ये लोग बॉडी दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे थे, उसको दबाने की या छुपाने की कोशिश कर रहे थे, उस दौरान रास्ते में इनकी कार ख़राब हो जाती है। तो लोग फिर जो है साहू जी को फ़ोन करते हैं कि भाई वो आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है, दूसरी गाड़ी लेकर के आओ। तो साहू जी बेचारे जो है अपनी दूसरी गाड़ी, जो एक उससे बड़ी गाड़ी है, वो लेकर के पहुँच जाते हैं और साहू जी को चलता कर देते हैं। अब ये लोग जो है डेड बॉडी को दूसरी गाड़ी में रख करके और फिर ठिकाने लगाने ले जाते हैं। अब साहू जी की दोनों गाड़ियाँ पुलिस ने जब्त कर ली हैं। साहू जी इस मामले में निपट गए और भी कई वाहन जो है जब्त किए गए हैं। इस पूरे मामले में 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इसमें 4 तो नाबालिग हैं। अब ये तो हमने आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया। अब पुलिस अधीक्षक भोजराम सिन्हा से सुनिए कि इस पूरे मामले में आखिर हुआ क्या।
इस केस को जब आप सुनेंगे तो आप महसूस करेंगे कि किस तरीके से बहुत सारे चीजों का प्रभाव, जो लोगों के बीच में कहानियां होती हैं उनका प्रभाव होता है और दिमाग में कई सारे प्लान बनते हैं। इस केस का नाम है झापल हत्याकांड, झापल मिसिंग या गुम इंसान हत्याकांड केस। यह केस एक सामान्य तरीके से गुम इंसान मिसिंग के रूप में शुरुआत होता है, लेकिन इसका अंत कई सारे प्रश्नों को छोड़ करके जाता है। इस केस में एक व्यक्ति जिसका नाम है दामोदर सिंह राजपूत, जो कि शिक्षा विभाग बहुत ही सामान्य परिस्थितियों और जो गांव का एक ग्रामीण परिवेश होता है वहां से संघर्ष करके अपने जीवन में रोजगार प्राप्त करता है और एक सामान्य जीवन और एक सामाजिक जीवन जीता है और अपने शासकीय सेवा में अपने सर्विस को पूर्ण करता है सम्मानजनक तरीके से, और जिसका कई जगहों पे सम्मान होता है। और वह व्यक्ति जो जीवन के अंतिम समय में समाज एवं बहुत सारी चीजों के लिए सोचता है, उस व्यक्ति का दर्दनाक अंत होता है। इस कहानी में सर्वप्रथम लालपुर थाने में एक मिसिंग केस दर्ज होता है। पहली बार है कि मिसिंग केस दर्ज करने के लिए या जो विक्टिम होता है उसकी पत्नी या उसके सगे बेटे नहीं आते हैं। यह शायद पहला केस होगा जिसमें मिसिंग केस को दर्ज करने के लिए उसके क्लोज फैमिली मेंबर नहीं आते हैं, बल्कि उसके भाई आते हैं। मेरे पास सबूत भी है। और एक नहीं आता है, इस मिसिंग केस को दर्ज करने के लिए ग्रुप आता है और पूरा का पूरा समाज आता है कि समाज से एक व्यक्ति गायब हुआ है। लाजमी सी बात है, अगर परिवार से कोई जाएगा, भातृत्व प्रेम की तो कोई सीमा नहीं हो सकती, और इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता कि एक भाई गुमा है तो कैसे सारे भाई एक होकर के खड़े नहीं होंगे। इसमें कोई प्रश्न है ही नहीं। देख करके हर किसी का दिल सोचता है क्या भातृत्व प्रेम है, जिसके लिए पूरा का पूरा सभी लोग एक साथ खड़े हुए हैं। लालपुर थाना प्रभारी और हमारे डीएसपी हरविंदर साहब इस केस के गंभीरता को देखते हैं और तुरंत वहां पर मिसिंग केस दर्ज होता है। इसकी शुरुआत एकदम नॉर्मल तरीके से जो किसी मिसिंग पर्सन की होती है, पूछताछ इन चीजों के माध्यम से होता है। लेकिन इस केस में जो आप पूछेंगे, लेकिन मैं पहले बता दूं, इस केस में एक टर्निंग पॉइंट आता है। केस को आज दर्ज होता है और दूसरे दिन पूरा का पूरा लोगों का जत्था, करीबन 30 से 40 लोग एक तरफ एक आवेदन पत्र लेकर के आते हैं और एक तरफ एक महिला और एक बेटा, जो हमारे डीएसपी हरविंदर साहब के पास में आते हैं, एक दो साथ में आते हैं। मतलब जिसकी जो गुमा है उसकी पत्नी और बेटे के साथ केवल एक आदमी, एक या दो आदमी, दो बेटियां और एक, लगभग 4 लोग आते हैं और डीएसपी साहब के पास में कहते हैं, श्री दामोदर सिंह शिकायत में कहते हैं कि उनके भाइयों ने उनको नुकसान पहुंचाया है। इसी के तुरंत बाद, लगभग आधे घंटे बाद, लोगों का भीड़ आता है और एसपी ऑफिस के बाहर में करीबन 40 से 45 लोग आते हैं और आने के बाद में सभी लोग ऑफिस के अंदर आते हैं। ऑफिस के अंदर आने के बाद में मैंने पूछा कि इसमें क्लोज फैमिली मेंबर कौन है। वहां पर एक आदमी जो मास्टरमाइंड है, उस दिन तो मैंने केवल आवाज सुना था, उसने पहला लाइन बोला, उसके बच्चे और पत्नी ने मार डाला। मेरा दूसरा क्वेश्चन था, आपको कैसे पता? तो उसने फिर बताया उसके बच्चे और उसकी पत्नी का उसके साथ में अनबन था और बिल्कुल नहीं पड़ता था। और भीड़ ने कई सारी बातें कही और भीड़ का जैसा स्वभाव होता है वह अपनी आवेदन पत्र देकर के चला जाता है। इसके बाद में चूंकि एसपी ऑफिस तक बात आई है तो निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर विषय होगा, कई प्रकार की चीजें थी इसमें। तो फिर इसमें यहाँ पर इसकी पूरी कमान संभालते हैं हमारे डीएसपी हरविंदर साहब। हरविंदर साहब के पास एक लंबा एक्सपीरियंस है, लंबे समय तक थाना प्रभारी रहे हैं और चीज़ों की बारीकियों को बहुत अच्छे से समझते हैं। उसके साथ हमारे पास में प्रसाद सिन्हा साहब है, जो कि हमारे साइबर प्रभारी हैं और रेंज साइबर प्रभारी रहे हैं। इनके पास निश्चित रूप से एक लंबा एक्सपीरियंस है। इनकी टीम बनती है, साइबर की पूरी टीम बनती है। लालपुर थाना, लोरमी थाना, सारे थाना एक हो जाते हैं। एक होने के बाद में यह उतना ही चुनौतीपूर्ण केस था जितना कोसाबाड़ी का केस था। फिर इस टीम में करीबन 14 टीम बनती है, 14 टीम बनता है। और 14 टीम बनने के बाद में अभी तक याद रहे आप सभी लोग, हम लोग केवल मिसिंग पर्सन को ढूंढ रहे हैं। हम लोगों को अभी इसके बारे में कुछ नहीं पता, हम केवल मिसिंग पर्सन को ढूंढ रहे हैं। अचानक हमारी टीम बन रही थी, हम ढूंढ रहे थे, एक आदमी आता है, उसी भीड़ का एक आदमी आता है थाने में एक वसीयतनामा लेकर के, और उस वसीयतनामा में लिखा होता है
जो गुमशुदा व्यक्ति है दामोदर सिंह राजपूत का एक वसीयत लेकर के, उसका पत्नी और बेटा नहीं, एक उनके अलग परिजन आते हैं और उस वसीयतनामा में लिखा होता है कि मेरे किसी भी संपत्ति में मेरे बेटे, मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, मेरी पत्नी का अधिकार नहीं होगा और ना ही मुझे कुछ होने के बाद में दावा करने का अधिकार होगा, ना मेरे अंतिम संस्कार का भी अधिकार उनका नहीं होगा। यह आता है और थाने में लेकर के वह पर्सन यहाँ पर आता है। यह केस अब अलग मोड़ लेने लगा। मिसिंग वाला जो केस था वह कहीं ना कहीं इस वसीयतनामे के पास में आया। निश्चित रूप से उसके बाद हमारी टीम ने 6 बिंदुओं पे काम किया। सबसे पहले हम लोगों ने फैमिली हिस्ट्री, दूसरा उसके बाद हम लोगों ने क्राइम हिस्ट्री, तीसरा टेक्निकल इंट, और उसके बाद में हम लोगों ने हमारी बेसिक पुलिसिंग, और पांचवा जो होता है हम लोगों का अपना एक तरीका होता है पुलिस का कार्य करने का, लोगों के बीच में जा करके उन चीजों को प्राप्त करने का। सबसे पहले हम लोगों ने जब वसीयतनामा को पकड़ा और वसीयतनामा में जब हम लोगों ने उन चीजों को देखा तो उस वसीयतनामा में ये क्लियर बता रहा था कि उस पूरी प्रॉपर्टी जो थी वह दामोदर सिंह राजपूत के पास नहीं बची थी, वह उनके भाइयों के पास में चली गए थे। इस पर हम लोगों ने वर्क किया। उसके बाद हम लोग उनकी फैमिली हिस्ट्री में कौन किससे संबंधित है इस पर हम लोगों ने वर्क किया। इस पूरे में लगभग हम लोगों ने इतने कम समय में लगभग साल भर के महत्वपूर्ण फोटोग्राफ्स को देखा कि दामोदर सिंह राजपूत लगातार किन व्यक्तियों के साथ में है। चूंकि उसका परिवार और बच्चे के साथ में अनबन है तो किसी न किसी के साथ में तो ये रहता होगा। तो हम लोगों ने देखा कि उसकी मैक्सिमम जो चीजें थी वह लगभग वह अपने भाइयों के साथ में रहता था। तो हमें लगा कि शायद पुलिस को लगा कि भाई भाइयों के साथ में रहता था तो बिल्कुल वहां पर प्रेम होगा, जिसके चलते वो लोग उसकी चिंता करते हैं। लेकिन इस बीच में एक बात और आती है। लगभग कुछ महीनों पहले दामोदर सिंह राजपूत का दुर्घटना हुआ रहता है और वहां पर एक व्यक्ति उसमें प्रार्थी रहता है। उस केस से किसी न किसी मामले से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम संतोष यादव रहता है, संजय यादव, उसका नाम संजय यादव रहता है। उसके बाद में जब हम लोगों ने अपनी बेसिक पुलिसिंग उस गांव में जाकर के किया तो वह पर्सन 1 या 2 दिन से उस गांव से गायब रहता है। उस पूरे चीजों में असामान्य तरीके से एक पर्सन का नाम आता है जिसका नाम संजय यादव है। उसके बाद हम लोग उस पर्सन के पीछे हम लोग अपना छानबीन करते हैं, बहुत सारी चीजें निकालते हैं, तो हमें पता चलता है कि वह पिछले 1 हफ्ते या लगभग 1.5 हफ्ते के दौरान 2 से 3 बार वह कवर्धा जिले गया है। फिर हम लोगों ने उसका विस्तृत बयान लिया। विस्तृत बयान लेने के बाद हम लोगों को पता चला कि कई बार वह अपने बयान को बदल रहा है। फिर हम लोगों ने पता कि अभी कवर्धा क्यों जाता है पंडरिया में, तो पता चला उसकी वहां पे बहन रहती है। इसके बाद हम लोगों ने उसके बहन से या उसके परिवार के बारे में पता करते करते गए तो जनरली इतना वह अपने बहन के यहाँ नहीं जाता था। यहीं पर फिर हम लोग संजय यादव से कड़ाई से हम लोगों ने पूछताछ करना शुरू किया। हम लोगों ने उसके बहुत सारे साइबर टेक्निकल सारी की सारी चीजें वहां से निकाली और यहीं पर हम लोगों को अपने केस का सबसे पहला, हमारे डीएसपी साहब सिन्हा साहब को हमारा पहला जो टर्निंग पॉइंट मिला वो संजय यादव के रूप में मिला और हमें पता चला कि यह कोई गुमशुदगी का केस नहीं, दिस इज प्लान मर्डर, कि बहुत ही सोची समझी सातिराना तरीके से घटना को अंजाम देने वाला एक प्लानिंग तरीके से किया हुआ यह एक हत्या है। और वहां पर यह क्लियर हुआ कि इस पूरी घटना की बिसात अभी नहीं, लगभग 2016 से पहले इसका बीजारोपण हो चुका था। इस घटना का पूरा सूत्रधार ये था, चूंकि यह व्यक्ति के पास में रिटायरमेंट के बाद में करोड़ों रुपए जो उसके खाते में अभी भी हैं उसको मिलने वाले थे, प्रॉपर्टी थी और इसके पास में बहुत सारा पैसा था और यह अपने चचेरे भाई रामपाल पर बहुत ज्यादा भरोसा करता था। सबसे पहले उन साथी लोगों ने अपने प्लानिंग के तहत शादी के समय, उसके बच्चे के शादी के समय में, संजय सिंह राजपूत उसकी शादी के समय में उसके मन में अपने बच्चे और अपनी पत्नी के लिए लगभग जहर फैलाना शुरू किया और समाज में और बहुत सारे क्षेत्रों पर लगभग ये साबित करने की कोशिश की कि उसका पत्नी और बच्चों के साथ में आपस में कुछ नहीं बनता है और उनके बीच में झगड़े होते हैं। धीरे धीरे कई घटनाओं के माध्यम से दामोदर सिंह राजपूत को यह विश्वास दिला दिया गया, उसके मन में एक डर पैदा कर दिया गया कि उसकी हत्या उसका बेटा करना चाहता है। तो उन्होंने उसके रिटायरमेंट के बाद में उसको कहा कि जितना जल्दी हो सके इसी प्रॉपर्टी के लिए तुम्हारा बच्चा तुम्हारी हत्या कर देगा, जितना जल्दी हो सके इस पूरी प्रॉपर्टी को आप
किसी के नाम कर दो। तुरंत उसने उस प्रॉपर्टी को रामपाल के कहे अनुसार और पूरी उनकी टीम, उसमें और भी नाम है आरोपी के, रणजीत है, पालेश्वर है, उनके परिवार की पूरी टीम, उन्होंने प्लानिंग किया और धीरे धीरे उसकी जमीन की रजिस्ट्री कराना शुरू किया। पेमेंट 1 रुपया उसको नहीं मिला। इस रजिस्ट्री के बारे में ना पत्नी को पता है, ना बच्चे को पता है, इवन उसके घर तक की भी इसको बेच दिया गया, जिसमें कई सारे लोगों के नाम आए जो प्रेस नोट में भी, जिसमें अभी छानबीन करना अभी पुलिस को बाकी है। जमीन इस तरीके से बेची गई और नामांतरण हुआ कि पैसा प्रार्थी के पास में नहीं आया, जिसको अभी जांच का विषय है कि उसमें आगे क्या हुआ, ताकि पुलिस उस पर विधिवत कार्रवाई करके योग्य उत्तराधिकारी को जमीन वापस कराए। उस दिशा में पुलिस अपना कार्य करेगी। इसके बाद में दामोदर सिंह राजपूत ने इनसे अपना पैसा मांगना शुरू किया कि मेरे पास में जमीन बेचने के बाद में पैसा नहीं आया है। तो इन लोगों ने फिर प्लानिंग किया कि अब चूंकि जमीन और पूरा का पूरा पैसा इसके पास में पहुंच चुका है और 17 तारीख को जो वसीयतनामा बना उसमें क्लियरली ये मेंशन हो गया कि जमीन का मालिकाना हक जिनको बेचा गया है मतलब उनके बच्चे का नहीं है, तो जमीन और पैसा उनके भाइयों को मिल जाएगा। इसके बाद इन लोगों ने अपनी प्लान तरीके से किया। संजय यादव को इन्होंने बुलाया और बोला कि हम तुमको 10 लाख रुपया, है कि नहीं, 10,50,000 रुपया और जमीन तुम्हारे नाम पे रजिस्ट्री करेंगे, इस घटना को अंजाम देना है। उसके बाद वह लगातार दामोदर सिंह राजपूत को ट्रैक करते रहा और घटना दिनांक के दिन यह दामोदर सिंह राजपूत को रणजीत उसके भाई ने फोन किया कि घर में जवारा का कार्यक्रम है, आपको आना है। वह अपना बाइक पकड़ता है और बाइक पकड़ करके वह निकलता है और रास्ते में यह 4 व्हीलर से पीछा करते 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 संजय यादव, 2 स्वीपर जो कि लोरमी हैं, जिनके माध्यम से वो 3 लोग जो कि मुंगेली के 3 स्वीपर थे, योगेश और उसके साथी, उन लोगों के साथ में वह गाड़ी में आता है। यह गाड़ी जो रहता है वह देवराज साहू की गाड़ी रहता है, युवान गाड़ी रहता है। उस गाड़ी में पीछा करते 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 आता है खपरी कला के पास में, वह उस गाड़ी को ठोकर मारता है, जिससे दामोदर सिंह राजपूत डिसबैलेंस होता है और तुरंत वहां पे खड़ा होता है और उसके गले के गमछे को लेकर के वो दोनों चारों लोग जाते हैं और वहीं पर गमछा खींच करके गला घोंट करके उसको मार देते हैं। हेलमेट पहना हुआ रहता है और उसके बाद उसी हेलमेट को पहने पहने वो लोग उस गाड़ी पे 4 व्हीलर में उसको लेकर के चले जाते हैं। घटना स्थल पे आप लोगों को याद होगा, गाड़ी मिली हुई थी, हेलमेट बस नहीं मिला था। सारा का सारा सामान थैले मिला था, बस हेलमेट वहां पे नहीं मिला था। ईवान गाड़ी में रखते हैं और गाड़ी को उन रास्तों से लेकर के जाते हैं जहां पर सीसीटीवी फुटेज ना हो, लेकिन बदकिस्मती से उन लोगों की गाड़ी खराब हो जाती है। फिर उसके बाद में संजय यादव जो है फिर फोन करता है देवराज साहू को और उसकी जो पर्सनल कार रहती है हुंडई, इस टाटा गोल्ड जो कार रहता है उसको फिर फोन करके मंगाता है। डेड बॉडी को उसमें शिफ्ट करते हैं और पंडरिया लेकर के जाते हैं। पंडरिया थाना के पास देवरसा गांव, रानीदरहा जलप्रपात का जो बेसिन वाला एरिया है, और वहां पर जा करके वह रेत में गड्ढा खोदते हैं और डेड बॉडी को वहां पर दफना देते हैं और उसके बाद वहां से वापस आते हैं। और उसके बाद वहां पर एक गाड़ी 4 व्हीलर पंडरिया क्षेत्र से हायर किया जाता है, जिसमें मृतक का मोबाइल को लेकर के प्रयागराज जाते हैं और प्रयागराज में जाकर के उसके मोबाइल को फेंक देते हैं, जिसके कारण हमारी पूरी की पूरी टीम को लग रहा था कि ये प्रयागराज में है। इस घटना में इस तरीके से अंजाम देते हैं। इनकी प्लानिंग ये थी कि सबसे पहले मिसिंग का केस दर्ज होगा और पुलिस पर इतना दबाव बनाया जाए, इतना परेशान किया जाए थाना घेराव ज्ञापन के माध्यम से कि पुलिस अपना एक्चुअल कार्य न कर पाए, जिसमें लगभग इन लोगों ने अपनी शुरुआत कर लिया था और पुलिस को बहुत ही तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से कई जगहों से फोन करके इतना सारा दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा था कि पुलिस अपना काम नहीं कर पा रही थी। लेकिन हमने अपनी पुलिस को 3 भाग में डिवाइड कर दिया था। एडिशनल एसपी मैडम पूरी तरह से कानून व्यवस्था को संभाले हुई थी और इस पूरे केस को लीड कर रहे थे हरविंदर साहब यहाँ पर, और जरा भी उस केस से बिल्कुल भटके नहीं और एग्जैक्ट संजय यादव ने हमको उसी घटना स्थल पर लेकर के गए और पूरा निशानदेही पर फिर हमने कवर्धा पुलिस एसपी साहब को फोन किया और फोन करने के बाद में विधिवत कार्रवाई वहां पर प्रारंभ हुई, पोस्टमार्टम हुआ, केस की शिनाख्त परिवार ने कर लिया। इस केस में रामपाल की प्लानिंग ये थी, इसमें 3 कंडीशन हो सकता था। पहला ये कि पुलिस इस केस को छोड़ दे, प्रॉपर्टी पूरी तरह से उनके नाम पे हो चुकी थी। दूसरा ये था कि बाद में ये कहानी बनाया जाए कि यह अपने पत्नी और बच्चों से बहुत ज्यादा प्रताड़ित था, इसीलिए जीवन से निराश होकर मायूस होकर यह प्रयागराज चला गया है और वहां से यह अपने आगे के जीवन को, आध्यात्मिक जीवन को चलाने के लिए कहीं चला गया है, जिसके वापसी का कोई भी रास्ता नहीं रहता।
थर्ड इनकी प्लान थी कि अगर मान लिया जाए डेड बॉडी मिल भी जाता है तो हत्यारा को पुलिस ढूंढेगी, तो उससे पहले इसके बच्चे और पत्नी के खिलाफ इतना माहौल बना दिया जाए कि लगभग पूरे समाज के लोगों को ये बड़ी ताज्जुब और सोचने और बहुत ही विश्लेषण करने की बात है कि पूरा का पूरा लोगों का जत्था था वह उस तरफ खड़ा था जिस तरफ हत्यारे हैं उन लोगों के साथ खड़े थे जो मिलकर थाना घेराव करना चाहते थे। इस मायूस महिला या जो अब विधवा हो चुकी हैं उनके साथ और उनके बेटे के साथ समाज का कोई भी व्यक्ति नहीं आया था। लगभग अगर इसमें पूरी इतनी संजीदगी के साथ मुंगेली पुलिस कार्य नहीं करती तो शायद यह शव हम लोगों को नहीं मिलता और एक मिसिंग केस के रूप में यह हमेशा के लिए बचा रह जाता। शायद ये पता चलता और एक कहानी बन जाती कि वह अपने आगे के जीवन को वानप्रस्थ आश्रम में जा करके यह कहीं और चला गया है, या तीसरी कहानी अगर हत्या भी मिलती तो पूरी तरह से लोगों का इतना दबाव बनाया जाता कि हत्यारों को बंद करो, 2 दिन का समय दिया जाता है और इतना दबाव बनाया जाए कि संजय सिंह राजपूत और उनकी मदर और उसके परिवार को इसमें तुरंत जेल में डाल दिया जाए। लेकिन सत्य, न्याय और सुरक्षा पुलिस का आदर्श वाक्य होता है। परित्राणाय साधूनाम छत्तीसगढ़ पुलिस का आदर्श वाक्य है जो हमेशा सज्जनों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध होती है। तो हमारी पूरी साइबर की टीम ने 14 भाग में डिवाइड होकर के लगातार बिना रुके कितने साल भर के उनके कम से कम साल भर के फोटोग्राफ्स, एल्बम, उनके गांव में रहे एल्बम्स को चेक किए, लोगों से बातचीत की, कितने सारे सीसीटीवी फुटेज, और इसमें विशेष रूप से जो हम लोगों को तकनीकी काम आई, हमारे रेंज के आईजी सर श्री राम गोपाल गर्ग सर का लगातार मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। उन्होंने त्रिनयन ऐप एक जो स्टार्ट किया है जिसमें सारे सीसीटीवी कैमरे का संयोजन होता है, जिसके माध्यम से हमने कम समय में इतनी सारी चीजों को एक साथ देख पाया। इसके साथ ही साथ हमने एक सॉफ्टवेयर नेट ग्रिड जो होता है उसके माध्यम से हम लोगों ने पूरा प्रयागराज तक की सारी चीजों को हम लोग ट्रैक कर पाए। तो निश्चित रूप से यह छत्तीसगढ़ पुलिस जो आधुनिक मॉडर्न पुलिसिंग की तरफ जा रही है, नया कानून लागू होने के बाद नई तकनीकी की तरफ जा रही है, उनके सहयोग के कारण लगातार हम लोगों को यहाँ पर तुरंत जानकारियां मिली। और यह एक क्लासिकल केस है जिसमें आईजी सर के दिशा निर्देशन, मुंगेली पुलिस के टीम वर्क का एक बेहतरीन, जिसमें एडिशनल एसपी लगातार फ्रंट पर कानून व्यवस्था को संभाल रही हैं और दूसरे फ्रंट पर डीएसपी साहब डटे पड़े हैं अपने साइबर प्रभारी के साथ में दिन रात खाना पीना छोड़कर कि जब तक ये केस न क्लियर हो जाए। इससे बड़ा डेडिकेटेड टीम और समर्पण या क्लासिकल जो एक वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, दैट इज ए क्लासिकल एग्जांपल फॉर द मुंगेली पुलिस। उसके बाद थर्ड, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारा पीएचक्यू, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का लगातार हम लोगों का सहयोग प्राप्त होता रहा। साथ ही साथ यहाँ के सम्मानीय जनप्रतिनिधियों का, सम्मानीय प्रतिष्ठित जनों का भी सहयोग, जिन्होंने मुंगेली पुलिस पर विश्वास रखा और कई बार कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने नहीं दी उन लोगों ने, और लगातार, और इससे भी ज्यादा हमारे मीडिया के साथी, मुंगेली मीडिया के साथी, जिनको मुंगेली पुलिस पर विश्वास था कि निश्चित रूप से भले ही देर सही लेकिन ये केस एक न एक दिन डिटेक्ट होगा। सबके धैर्य के कारण और मृतक की नेक नीयता के कारण, और कहीं ना कहीं सत्य अपने आप में बलवान होता है, भले ही देर से आता है। इन सारी चीजों के संयोजन से आज ये केस क्लियर हुआ और आरोपी लोगों को हम लोगों ने इसमें गिरफ्तार कर लिया। पूरी तरह से बताया था कि हाल ही में 4 करोड़ का जमीन बेचे हैं, मेरे पति के साथ कुछ अनहोनी घटने की आशंका है, मेरे पास लगभग 30 तोला सोना था, वह भी अपने किसी भाई के घर पर रखा गया है। 30 तोला सोना और लगभग 4 करोड़ का जमीन बेचे हैं और 3 करोड़ उनके खाते में था, और वसीयत बना है कि इसमें से किसी भी चीज पर उनके परिवार, पत्नी और बच्चे का अधिकार नहीं होगा और ना ही दावा आपत्ति करने का अधिकार होगा। कि अगर इस केस में अगर मतलब अपने वसीयत में इस चीज को उन्होंने लिखा है। इसमें हम लोग नोटरी और उन चीजों के पास भी जा रहे हैं। हाँ। तो किसके द्वारा बनाया गया था सर? हमने जब पूछताछ किया तो पूछताछ में अभी तक प्रथम दृष्टया ये पता चला है नोटरी के माध्यम से कि वो स्वयं गए थे और वहां पर उसने बोला कि मैं घर में जाकर के गवाहों से मैं साइन कराऊंगा बोल करके, और खुद ही बना करके वहां पर गए थे। अभी उसको इस केस के बाद में आगे बढ़ने का विषय है कि उसमें गवाह पर साइन किसने किया हुआ है, और नोटरी बिना गवाहों की उपस्थिति से नोटरी और वसीयतनामा कैसे बन गया। इसके लिए हम लोगों ने आगे प्रोसीजर प्रारंभ कर दिया कि यहाँ पर जो जमीन है यह टुकड़े टुकड़े में रजिस्ट्री हुई है। कुछ डिसमिल जो है रामपाल के नाम पे, कुछ रणजीत के नाम पे, कुछ उसके साले पालेश्वर के नाम पे हुआ है, और कुछ उसके घर का सौदा जो अभी तक पता चला है सागर सिंह बैस
के नाम पर रजिस्ट्री हुआ है, लेकिन उसके द्वारा पैसा प्राप्त किया गया है यह अभी तक हम लोगों की जानकारी में नहीं आया है और ना ही अभी ये पूछताछ का विषय भी है। और जो रजिस्ट्री हुई है इसके बारे में हम लोग आगे तहसील ऑफिस के माध्यम से लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। संजय यादव से जो डील हुआ था उस डील में रामपाल का इसका जो सगा भाई था रणजीत, उसने गया था और उसने 10,50,000 रुपए और लगभग 40 से 50 डिसमिल जमीन को उसके नाम पर घटना होने के बाद देने की बात उसने कहा था। और संजय यादव ने लोरमी के 2 स्वीपर के पास जाकर के कहा कि मुझे ऐसी ऐसी घटना को अंजाम देना है। तब उन्होंने मुंगेली के 3 स्वीपर योगेश और उसके साथियों के बारे में बताया था। तो घटना के समय संजय और मुंगेली के जो 3 स्वीपर योगेश और उसके 2 साथी, इन चारों ने मिलकर घटना को अंजाम दिया। तो ये था पूरा मामला। हमारा जो दावा था कि ये ऐसा मामला आपने शायद नहीं सुना होगा। अब आप बताइए हमको कि क्या वास्तव में ऐसा मामला आपने कभी सुना है कि संपत्ति के लिए भाई लंबे समय तक जो है एक साजिश रचें, बेटे को अलग कर दें, संपत्ति रख लें और भाई की हत्या कर दें। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।